अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप न्यूजीलैंड में ऑन स्कॉलरशिप विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट विदाउट एनी एक्सपेंसेस अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो न्यूजीलैंड में कि कौन कौन सी पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज़ ऑन स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं स्कॉलरशिप और कौन कौन से गवर्नमेंट बेस या प्रोजेक्ट बेस या यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक या सुपरविजन सुपरवाइजरी फंडिंग कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, इस डिटेल वीडियो में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यहाँ में अप्लाई करना चाहते हो न्यूजीलैंड का, एक तो ये बेनिफिट्स है कि आपको तमाम तर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ आप अपनी फैमिली के साथ भी मूव कर सकते हैं। दूसरा, आपके स्पाउस को अलाउ होता है कि वो फुल टाइम वहाँ पे जॉब भी कर सकता है। ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट जो टॉप बेनिफिट्स हैं फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानी, अगर वो न्यूजीलैंड में इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे जो पीएचडी होती है वो 3 से 4 साल की होती है। ठीक है, लाइक एक्सटेंडेबल होती है टिल 4 ईयर्स। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना अप्रोक्सीमेट जो पीएचडी होती है वो रिसर्च बेस्ड होती है, कोर्स वर्क नहीं होता, अप्रोक्सीमेट होता है लेकिन रेयर केसेस में होता है। और उसके अलावा इसका इनटेक जो है ना कंटिन्यूसली होता है। ठीक है। और यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेप है जो फॉलो करना होता है वो आपने सुपरवाइजर को कांटेक्ट करना होता है। सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है जो कि मैंडेटरी होती है न्यूजीलैंड में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। विदाउट प्रोफेसर या सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस आप पीएचडी के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बेस के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि आया कि वहाँ पे आइट्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। वहाँ पे आइट्स वेव्ड ऑफ होता है। अप्रॉक्सीमेट पीएचडी के लिए वैसे भी आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है जो आप लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी से लेते हैं वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, ये तमाम तरह बेनिफिट्स हैं, ये तमाम तरह जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं न्यूजीलैंड में, बेसिक जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब चलते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो कि आपको पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करती है और कौन कौन से स्कॉलरशिप है। अब यहाँ पे मैंने कुछ टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट कर दिया। अगर आपके सीजी पे लो है, डजेंट मैटर, 2.7 है, 8 है, 9 है, जो भी है, आप इनसे लोएस्ट जिनके रैंकिंग लो है आप उनको अपनी चॉइस के मुताबिक चूज कर सकते हो। लाजमी नहीं कि यहाँ पे जो मैंने टॉप यूनिवर्सिटीज मेंशन किया अब इन्हीं कोई फोकस रखो। आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड और मेरिट्स की बेस पे आप जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो आप चूज करेंगे। ठीक है। ये तमाम तर पब्लिक यूनिवर्सिटीज है। ठीक है। अब यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है, पहले तो ये जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना खुद पीएचडी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं फुली फंडेड बेस पे। ठीक है। इसके अलावा जो न्यूजीलैंड का गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप है जो कि स्पेसिफिकली पीएचडी के लिए, उसको कहते हैं मन्नाकी न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई ट्यूशन फीस नहीं है, वहाँ पे रहने के लिए खर्चा भी मिलेगा आपको, मेडिकल इंश्योरेंस भी दी जाएगी, ट्रैवल कास्ट भी आपको मिलेंगे, वहाँ की सेटलमेंट के लिए भी आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे। उसके अलावा ये जो टोटल पीएचडी का होता है टाइमली रिस्पॉन्ड होता है। टाइमली प्रोसेस करेंगे तो कम्पिटिटिव नहीं होता, अगर आप लेट करेंगे तो ये हाईली कम्पिटिटिव होता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस की गेम होती है। जितना जल्दी आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगा उतने ज़्यादा आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा इसमें लिस्टेड कंट्रीज होते हैं जो एलिजिबल होते हैं, और यहाँ पे जो टोटल होता है डेवलपमेंट रिलेटेड रिसर्च एरियाज जो है ना फोकस किए जाते हैं। ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट लीडरशिप पोटेंशियल का हामिल है या स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड है तो इस स्कॉलरशिप के लिए वो परफेक्ट कैंडिडेट है। ठीक है। अब यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, ये जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होता है इसमें ट्यूशन फी फ्री होती है और स्टाइपेंड आपको मिलता है। अब ये तमाम तो स्टाइपेंड होता है या आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे सैलरी मिलती है, ये तमाम तो चीज़ें आपकी जो है ना कवर की जाती हैं। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 से 4 साल के दरमियान होता है। अब ये सारी यूनिवर्सिटीज़ मेंशन है। ठीक है। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन डॉक्टर स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी डॉक्टर स्कॉलरशिप, मैसी यूनिवर्सिटी डॉक्टर स्कॉलरशिप, ये लाइक यूनिवर्सिटीज़ के नेम है जो कि आपको डॉक्टर या पीएचडी की स्कॉलरशिप ऑफर करती है। लाजमी नहीं कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी मल्टीपल मल्टीपल क्या 100 में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं न्यूजीलैंड की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं जो आपको पीएचडी की स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। ये पीएचडी स्कॉलरशिप बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी होते हैं लाइक प्रोजेक्ट बेस्ड सुपरवाइजरी फंडेड पोजीशन भी होती है जिसके लिए आपको ना कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, ना कोई आपको गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप में फ्री करती है। आप डायरेक्ट जो है ना रिसर्च ग्रांट्स या पोटेंशियल सुपरवाइजर की फंडिंग के अंदर आप अप्लाई करते हो। अब कौन कौन से है, लाइक रिसर्च ग्रांट्स होगी, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन होगी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, सुपरवाइजर रिसर्च फंडिंग होगी। अब ये जो फंडिंग है वो प्रोवाइड करती है, सारी ट्यूशन फी आपकी फ्री होती है, स्टाइपेंड भी आपको मिल जाता है, रिसर्च एक्सपेंसेस भी आपको मिलता है, जो प्रोजेक्ट होता है जो टाइटल होता है जो रिसर्च
रिसर्च एरियाज होता है, उसमें जो एक्सपेंसेस वगैरह आपके लगने होते हैं वो सारी चीज़ें वो आपको खुद प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं फॉर पीएचडी, ठीक है। उसके अलावा एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है? एडमिशन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास मास्टर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे आपका बैकग्राउंड होना चाहिए रिसर्च एरियाज में, पब्लिकेशन मैंडेटरी नहीं होती, लग रहे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। उसके अलावा जब आपकी प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस होती है या पॉजिटिव रिस्पांस मिलते हैं तो आपके पास एक हाईली क्वालिटी रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए, या आप उस वक्त भी बना सकते हैं जब प्रोफेसर आपको पॉजिटिव रिस्पांस देता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास आइल्स है तो मिनिमम 6.5 बैंड रिक्वायर्ड होता है। अदरवाइज जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है जो लास्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से आप बनवाते हैं वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, तो आपको आइल्स वेव्ड ऑफ हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेशन का स्टेप्स क्या है, क्या फॉलो करेंगे अगर आप न्यूजीलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं, तो कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करेंगे। मैंने क्या किया, पहले पहले तो आपको अपने रिसर्च एरिया का पता होना चाहिए कि मेरा रिसर्च एरिया कौन सा है, रिसर्च टॉपिक कौन सा है, किस रिसर्च एरियाज में जाके मैं पीएचडी करूंगा। जब ये डिसाइड हो जाए उसके बाद आपने उसी ही रिसर्च बैकग्राउंड के मुताबिक यूनिवर्सिटीज जो है ना आपने शॉर्टलिस्ट करनी है। अब यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने के बाद ऑब्वियसली आपको फैकल्टी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, फैकल्टी शॉर्टलिस्ट करनी पड़ेगी, फिर आपने पोटेंशियल सुपरवाइजर से कांटेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप एक स्पेसिफिक प्रोफेसर या सुपरवाइजर शॉर्टलिस्ट करते हो, उसका रिसर्च एरिया पढ़ते हो, उसकी प्रोफाइल पढ़ते हो, उसका रिसर्च इंटरेस्ट पढ़ते हो, फिर उसी के मुताबिक जो है ना आप एक अपना टॉपिक निकालते हो जिसमें आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट भी होता है, उसी के मुताबिक फिर अपना एक हाई क्वालिटी कम्पिटिटिव रिसर्च प्रपोजल बनाते हो और उसी ईमेल के सब्जेक्ट और बॉडी के साथ सीवी और प्रपोजल शेयर कर देते हो। ये भी ऑप्शन आता है बड़ा। दूसरा, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अगर आप प्रोफेसर को कांटेक्ट करते हो विदाउट रिसर्च प्रपोजल आया कि वो पॉजिटिव रिस्पांस देता भी है कि नहीं, वो आपको ईमेल की बेस पे भी जिसने देना होता है वो पॉजिटिव रिस्पांस दे देता है एक्सेप्टेंस के लिए, सीवी की बेस पे भी आपको दे सकता है। जब वो पॉजिटिव रिस्पांस देगा तो वो आपसे डिमांड करेगा रिसर्च प्रपोजल की, आपके टाइटल क्या है, क्या आपका टाइटल कौन सा है। अगर प्रोफेसर का अपना कोई प्रोजेक्ट बेस होगा तो वो अपना रिसर्च एरियाज बताएगा कि इनमें हम रिसर्च कर रहे हैं, ये हमारे टॉपिक्स हैं, आपके रेलिवेंट है कि नहीं, आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं, आपके रेलिवेंट होते हैं, तो आप उनमें से एक रिसर्च टॉपिक निकालते हैं और उसी के मुताबिक रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं और उस प्रोफेसर के साथ शेयर कर देते हैं। उसका ये बेनिफिट्स होता है कि आप मल्टीपल प्रोफेसर को रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रोफेसर के लिए आप अलग से रिसर्च प्रपोजल नहीं बना सकते। रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए टाइम लगना होता है, ऐसे नहीं कि एक दिन में या 2 दिन में आप रिसर्च प्रपोजल बना के प्रोफेसर के साथ शेयर कर दो। एक कम्पिटिटिव रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए 10 से 15 दिन लग जाते हैं, ठीक है। अब दूसरे स्टेप्स आपने फॉलो करना है, बस आप प्रोफेसर शॉर्टलिस्ट करो, ईमेल टाइप करो, सब्जेक्ट और बॉडी, अपनी सीवी अटैच करो, रिक्वेस्ट करो फॉर सुपरवीन, पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो आपने प्रपोजल बनाना है। उसके बाद आपको जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस भी फंडिंग के अंदर, जिस भी स्कॉलरशिप के अंदर आपको प्रोफेसर एक्सेप्टेंस देता है, एक्सेप्टेंस दे दिया उसने, तो फिर आपने उसमें जो टोटल एप्लीकेशन होती है वो ऑनलाइन आपने फाइनलाइज करनी होती है। अगर प्रोफेसर एक्सेप्टेंस तो दे देता है, उसके पास फंडिंग नहीं होती, वो कहता है फंडिंग आपके पास कोई ऑलरेडी है या आप सिक्योर करना चाहते हैं या किस फंडिंग के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इनमें से किसी भी फंडिंग को टारगेट करेंगे, रीच आउट करेंगे। गवर्नमेंट बेस है, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है, जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक्सेप्टेंस मिल रही है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप होगी। उसके बाद स्कॉलरशिप के अंदर जैसे आपकी एप्लीकेशन फाइनलाइज होती है, आपको सुपरविजन के लिए एक्सेप्टेंस में मिल गई, यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन भी फाइनलाइज कर दी, स्कॉलरशिप भी एप्लीकेशन फाइनलाइज कर दी। जब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा आपको एक ऑफर लेटर रिसीव होगा और उसी लेटर की बेस पे आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बेसिक बेनिफिट्स क्या है जो स्टूडेंट पीएचडी भी जाते हैं विद स्पाउस या फैमिली, फुल टाइम अलाउ होता है स्पाउस को कि वो जॉब करे, काम करे। उसके अलावा और जैसे कि न्यूजीलैंड के नेशनैलिटी हैं जो डोमेस्टिक हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री होती है। सेम इसी तरह से जो पीएचडी स्टूडेंट होता है वहाँ पे जाता है पीएचडी करता है, उनके बच्चों के लिए भी एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती है। उसके अलावा पीएचडी के बाद जब 3 से 4 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आप वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी गेन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ पीएचडी के बाद आपको रेजिडेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है, पीआर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अब जो की टिप्स हैं लास्ट में वो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप स्किप कर दें, पहले प्रपोजल बनाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल सुपरवाइजर फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दें, मल्टीपल सुपरवाइजर को ईमेल करें,
ठीक है। उसके साथ साथ किसी एक स्कॉलरशिप पे डिपेंडेंट ना रहें। जिस स्कॉलरशिप को लाइक जो मल्टीपल स्कॉलरशिप ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, वेदर एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, इवन के जितनी भी मल्टीपल्स हैं, हंड्रेड्स है, सॉरी 15 है, 20 है, जितनी भी स्कॉलरशिप है, टाइम स्पेयर करें और सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज में अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करें। जितने ज़्यादा आपके एप्लीकेशन होंगे, जितने ज़्यादा आपके मल्टीपल मेल्स होंगे प्रोफेसर, उतने ज़्यादा आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन होंगे। ठीक है, ये आपने मेन चीज़ फोकस पे रखनी है। लाइक मल्टीपल सुपरवाइजर, और दूसरा यह है कि सुपरवाइजर को टारगेट करने के लिए आपने एक एग्जैक्ट सुपरवाइजर फाइंड आउट करना होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी जनरल सुपरवाइजर उठाए उसको ईमेल कर दी। ईमेल करने के लिए भी आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, ईमेल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ की फॉर्म में सेट कर देते हैं, लाइक जो ईमेल का बॉडी राइटअप करना होता है, लाइक जैसे सीवी बनी होती है, सीवी का सारा डाटा उसमें ऐड कर देते हैं। आपका ईमेल का सब्जेक्ट जो होता है वो टॉप होना चाहिए, मोस्ट रिलेवेंट होना चाहिए, एक एग्जैक्ट जो होती है, लाइक जैसे कि एक समरी होती है पूरे पैराग्राफ की, शॉर्ट फॉर्म में होती है, तो सेम इसी तरह से उस समरी का एक टाइटल जो आपने मेन रखना होता है वो आपने अच्छा रखना है। उसके बाद जो बॉडी आपने बनानी है उसमें अपना इंट्रोडक्शन दे एक लाइन का, फिर एजुकेशन बैकग्राउंड, फिर अपना रिसर्च एरिया, फिर प्रोफेसर की जो आपने प्रोफाइल रीड आउट की उसका रिसर्च एरिया वहाँ पे मेंशन करें। ठीक है, उसकी पब्लिकेशन देखें, पब्लिकेशन थोड़ी सी मेंशन करें, और उनमें से जो उसका रिसर्च एरिया, जो रिसर्च इंटरेस्ट है, जो टॉपिक है आपका इंटरेस्ट है, आपने उसको भी वहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपने उसी के ही टॉपिक पे अपना इंटरेस्ट शो करना है, ताकि प्रोफेसर को पता चल सके कि जिस स्टूडेंट ने मुझे ईमेल किया उसने मेरी प्रोफाइल एटलीस्ट पढ़ी है, मेरा रिसर्च एरिया मेरा पढ़ा है उसने, मेरी पब्लिकेशन रीड आउट की है, मेरी कंप्लीट प्रोफाइल उसने रीड आउट की है, उसके बाद ही उसने मुझे जो है ना रीच आउट किया है। तो ये तमाम सारी चीज़ें आपने पढ़नी है, पढ़ने के बाद ही किसी प्रोफेसर को रीच आउट करना है। एक वेल डेवलप्ड आपका ईमेल कंपोज होना चाहिए इन सब्जेक्ट और बॉडी में। सीवी तो कोई भी स्टूडेंट अटैच कर देता है, मेन चीज़ें आपने दो चीज़ें फोकस में रखनी है। उसके अलावा वेदर आपको एक्सेप्टेंस मिल रही है, रिजेक्शन मिल रही है, नो इशू, कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, स्टार्ट करते रहना है। ठीक है, उसके अलावा किसी भी वो एजेंट जो प्रोमिस्ड या गारंटीड बेस्ड फंडिंग का आपको बताते हैं, तो ये टोटली फेक होता है। ठीक है, लाइक अगर आप किसी के थ्रू भी अप्लाई करते हैं, अगर वो आपको कहता है जी मैं गारंटीड बेस्ड फंडिंग दूंगा, वो टोटली स्पैम या फेक होता है। हाँ, अगर वो कहता है कि जी प्रोसेस करके देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी सिलेक्शन होगी तो भी हो सके आप, लाइक वहाँ पे आपको दो ऑप्शन होते हैं अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कराते हैं, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, दो ऑप्शन, गारंटीड बिल्कुल भी नहीं होती। उसके अलावा कंक्लूजन, ये तमाम तर चीज़ों का ओवरव्यू है, लाइक फुली फंडेड पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ है, जनरल स्कॉलरशिप है, फैमिली बेनिफिट्स हैं, ग्लोबली रिस्पेक्टेड रिसर्च डिग्रीज है, प्रॉपर एक्सपर्ट गाइडेंस या फुली फंडेड पीएचडी का प्रोसीजर अचीव करने के लिए आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप गिवन है। उसके अलावा ये चैनल का भी लिंक गिवन है, अगर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, ईमेल यहाँ पे दी हुई उसके बाद यहाँ पे फेसबुक चैनल है, लिंक्डइन पेज है, और यूट्यूब चैनल भी यहाँ पे मुझे सॉरी यहाँ पे लिंक ऐड किए हुए हैं। अगर इनमें से कोई भी चैनल आप फॉलो करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो इनमें से आप सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।